यस। मैं आपको ये फ्रीडम दे रहा हूँ, ये आज़ादी दे रहा हूँ कि आप भारत भूमि की पूरे इतिहास में ट्रैवल कर सकते हैं। किसी भी किरदार को, पात्र को उठाकर आप यहाँ ला सकते हैं आज की स्थिति में। तो अब आप अपनी देश की कैबिनेट की संरचना कीजिए। बीमारू राज्यों के बारे में आपने सुना है? यस सर। बीमारू, यस सर। क्या है ये? अच्छा, ये राजस्थान को हम लोग रंगीलो राजस्थान बोलते हैं, क्यों बोलते होंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को आईएएस बना देगा, ठीक है, वर्सेस ह्यूमन। उस पर्टिकुलर जिले में आप क्या ऐसी चेंजेस महसूस कर पाएंगे जो एआई एज एन आईएएस बेटर कर पाएगा ह्यूमन एज एन आईएएस? हम पल्स पोलियो के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से क्या सीख सकते हैं सो दैट हम वैक्सीन हेजिटेंसी को बीट करें बाकी डिजीजेस के लिए भी। Come in, please. May I come in, sir? Come in, please. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. आइए। श्री जितेंद्र मीना, Yes, sir. प्लीज टेक अ सीट। Thank you, sir. ओके, आपका साक्षात्कार का माध्यम हिंदी है, Yes, sir. तो हिंदी में निर्बाध रूप से अपना परिचय दें, संक्षिप्त परिचय सबको। सर, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम जितेंद्र मीना है। मैं राजस्थान के अलवर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन राजस्थान कॉलेज जयपुर से आर्ट्स फैकल्टी में किया है तथा अपना पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री विषय में किया है। उसके बाद सर मैं 2022 से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक सर। जितेंद्र, सो यू आर फ्रॉम राजस्थान। यस अलवर किस चीज़ के लिए फेमस है? सर, राजस्थान स्पेशली जिसको अलवर सर, एक तो सर अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फेमस है और दूसरा सर सरिस्का टाइगर रिजर्व काफ़ी फेमस है। हाँ, शॉर्ट उसमें था, वाटर में कुछ कंट्रोवर्सी थी सरिस्का के बारे में, वो क्या है? सिर्फ वाटर के बारे में? नहीं, सरिस्का के बारे में कुछ कंट्रोवर्सी थी। यस सर, यस वो सर। क्या थी? सर, सरिस्का के बारे में कंट्रोवर्सी ये थी कि जो सरिस्का का क्रिटिकल हैबिटेट जोन होता है उसके आसपास खनन की गतिविधियां की जाती थी, जिसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा था। और दूसरी कंट्रोवर्सी ये थी कि सर उसके जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है उसके आसपास वहाँ के स्थानीय लोगों ने कुछ क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया हुआ है, तो उसकी वजह से भी जो ह्यूमन और वन जीव का कॉन्फ्लिक्ट है उसका इशू आता रहता है। पीछे ऐसे ये था कि वहाँ पर टाइगर जो है बिल्कुल खत्म हो गए हैं। यस सर। तो कहने का मतलब है कि इन्हीं कारणों के कारण खत्म हुए थे या कोई और भी कारण था? नहीं सर, ये भी एक कारण था कि लोगों ने जैसे पर्यावरण के जैसे टाइगर के आवास का अतिक्रमण किया था। उसके अलावा एक और कारण था कि उस समय ये पोचिंग का और शिकार का काफी, जैसे टाइगर की खाल थी उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी मार्केटिंग थी, तो उसकी वजह से उनका शिकार भी होता था। ये और एक मेजर रीजन है। अच्छा, कोर एरिया में और बफर एरिया में इंक्रोचमेंट बहुत थी, कोर एरिया में भी इंक्रोचमेंट है? नहीं सर, बफर एरिया में इंक्रोचमेंट है, उसकी वजह से कोर एरिया में इफेक्ट होता है। अच्छा, ये राजस्थान को हम लोग रंगीलो राजस्थान बोलते हैं, क्यों बोलते होंगे? हमारो रंगीलो राजस्थान को क्या कारण रहा होगा? सर मैं एग्जैक्ट अनुमान तो नहीं लगा पा रहा जैसे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सर जैसे उसमें कल्चर डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी वजह से सर उसे रंगीला राजस्थान कहा जाता होगा। कल्चर और हाँ। कोई कुछ नेचुरल भी है क्या अपने आप में? डिफरेंट कलर्स हैं? हाँ सर, जैसे डिफरेंट, जैसे थार का राजस्थान है, थार एरिया, वहाँ पे सर रेत ज्यादा मिलती है, तो लगभग जैसे रेत की वजह से थोड़ा येलो। ठीक हो गया। और सर एक हल्दी घाटी है जो काफी फेमस है सर अपने जो पीले रंग की वजह से। क्या कारण है, वो पीला क्यों है वहाँ? आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड है या क्या वो नेचुरली है वहाँ पीला? नहीं सर, नेचुरली वो घाटी है, उसका कलर जैसे पत्थर और मिट्टी है उसका कलर पीला ही है। हाँ। क्या कारण है, क्यों है पीला? वो कोई मिनरल है उसमें, ऐसा कोई तत्व है ऐसा कि जो कि इसको पीला बना देता है? सर मैं एग्जैक्ट तो नहीं जानता, पर सर ऑब्वियसली कोई ना कोई तत्व तो होगा जिसकी वजह से वो पीला है सर। ओके, अच्छा, ये वहाँ पर जो स्टेट एनिमल क्या है?
सर राजस्थान का हाँ हाँ, राज्य पशु चिंकारा। चिंकारा। और Yes, sir. दूसरा सर ऊंट। ऊंट। ऊंट को हम क्या कहते हैं डेजर्ट्स के लिए या राजस्थान के लिए? जैसे सर थार का हवाई जहाज कहा जाता है ऊंट को। शिप या क्यों बोलते हैं शिप, क्या कारण है? सर उसका ये कारण है कि ऊंट जैसे उसके पैरों की तली होती है काफी चौड़ी होती है और उसमें टेम्परेचर तुलनात्मक जितना अन्य जानवरों को लगता है उतना फील नहीं होता, उस वजह से रेगिस्तान में यात्रा करने के लिए वो एक सुलभ परिवहन माना जाता है। ठीक है। और दूसरा उसकी जो चलने की गति है वो काफी तेज होती है, तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस तय कर सकते हैं। इस कारण जो मेजर बॉर्डर एरियाज में है तो बीएसएफ जवानों की सुरक्षा के काम में वो काफी ज्यादा आते हैं। और सर जैसे पहले ऊंट का जो उपयोग किया जाता था वो ट्रेड में किया जाता था, माल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। बहुत ज्यादा माल ले जाता है ये। हाँ सर, जैसे शिप ले जाते हैं। सर शिप के बराबर तो नहीं ले पर जाते। शिप जैसे ले जाते हैं सी हाँ, में, सर। ऐसे ही ये भी काफी अच्छा है। हाँ, वहां पर और कोई साधन नहीं है इसलिए। हाँ सर। अच्छा, और कोई कारण? सर हवाई जहाज कहने के सर और कारण तो नहीं सोच पा रहा, लेकिन ऊंट फेमस है वो कारण मैं बता सकता हूँ। ऊंट पानी हाँ, पी सर। लेता है तो वो काफी दिन तक नहीं पीता, हाँ, फिर सर। वो चला रहता है। हाँ सर। और भी कोई कारण है? एक सर पुष्कर मेले में जैसे ऊंट का फेस्टिवल होता है तो उसमें वहाँ बिक्री वो काफी ज्यादा। इनकम का स्रोत भी है। हाँ सर। ओके। अच्छा, एक चीज ये बताइए, ये बॉर्डर जो है पंजाब के और राजस्थान के, दो बॉर्डर हैं पाकिस्तान के साथ में, Yes, उनमें क्या अंतर है आपस में? मतलब दोनों में टेरिटरी बिल्कुल प्लेन है बट फिर भी अंतर है, क्या अंतर है? क्योंकि अल्टीमेटली बीएसएफ दोनों जगह लगी रहती है, तो एक जगह में अलग समस्या है, दूसरी जगह में अलग समस्या है, उनके लिए क्या कोई आप बता सकते हैं क्या डिफरेंस है बॉर्डर इश्यूज के लिए? सर मैं आपका क्वेश्चन सर बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया कि आप क्या जानना चाहते हैं। जानना चाहता हूं मैं कि पंजाब का बॉर्डर और राजस्थान का बॉर्डर पाकिस्तान के लिए कैसे अंतर है, क्या अंतर? दोनों प्लेन एरियाज हैं। Yes. अंतर क्या है? सर पंजाब का बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगता है वो सर सिंध क्षेत्र में लगता है, जबकि सर राजस्थान का कुछ एरिया है जो कराची के आसपास क्षेत्र में भी लगता है। और सर जैसे राजस्थान है उस क्षेत्र में जैसे थार का मरुस्थल है ज़्यादा विस्तृत है, और पंजाब एरिया में जैसे कम थार रेगिस्तान है, वहाँ पैदावार जैसे नदियों की वजह से सतलज नदी है उसकी वजह से लास्ट पैदावार। क्वेश्चन, वो जो वो दूरी जो है बीएसएफ के लिए वो 5 या 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दी है सर्विलेंस के लिए, क्या जरूरत पड़ गई इसकी? सर इसके लिए जैसे ज़रूरत जहाँ मैं सोच पा रहा हूँ सर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है हमें, तो जैसे बॉर्डर के एरियाज के नज़दीक है तो हम इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा की दृष्टि से नहीं कर सकते, तो थोड़ा दूर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे तो उससे थोड़ी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस। इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसीए एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस और एक्स सिविल सर्वेंट्स साथ के साथ जामिया आरसीए के एलुमनाइज आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसाइट की क्लासेस भी होती है जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस। आपने अपने डेफ में मेंशन किया है कि आपने पल्स पोलियो में पार्टिसिपेट किया था। यस। आप ये बता सकते हैं कि वैक्सीन जो हेजिटेंसी है जो हमने कोविड के टाइम पे देखा था, लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते हैं,
कोविड जो हमारी पल्स पोलियो की वैक्सीन थी वो बहुत कामयाब रही, जबकि बाकी कई सारी बीमारियों की वैक्सीन हमारी इतनी कामयाब नहीं रही। उसकी वजह है वैक्सीन हेजिटेंसी। हम पल्स पोलियो के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से क्या सीख सकते हैं सो दैट हम वैक्सीन हेजिटेंसी को बीट करें बाकी डिजीज़ के लिए भी? सर, पल्स पोलियो अभियान की जो वैक्सीन थी उसमें हमारा मेजर सीख ये ले सकते हैं कि उसमें हमने जो स्थानीय लोगों का, समुदाय का, जैसे टीचर्स हो गए, एनजीओ हो गए, उनका काफ़ी योगदान रहा था। उसकी वजह से जो उसकी समाज में सोशल एक्सेप्टेंस थी वो काफ़ी बेहतर हुई थी और लोग उससे भावनात्मक रूप से जुड़ पाए थे और उसका वास्तविक महत्व समझ पाए थे कि वैक्सीन का वास्तविक पर्पज क्या है। लेकिन जैसे कोविड-19 वैक्सीन एक ऐसे टाइम पे हमने लागू करी थी जब लोगों को एक अलग ही कोविड-19 का डर था और सोशल मीडिया की वजह से अफवाहें काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस वजह से और तो लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था जो ज़मीनी स्तर पर कम हो पाया था। तो हम ये सीख सकते हैं कि हम ज़मीनी स्तर पर अगर कोई भी प्रोग्राम लागू कर रहे हैं तो उसमें लोगों को पहले उसके बारे में जागरूक किया जाए, फिर उनको उसकी जिम्मेदारी दी जाए जिससे उनमें स्वामित्व की भावना आए, तो उससे वो प्रोग्राम ज़्यादा सक्सेस हो सकेगा। जैसे आपने कहा कि हमें पहले अवेयरनेस करनी चाहिए कम्युनिटी लेवल पे, तो Yes, किस तरीके से, किस माध्यम से हम करा सकते हैं कि लोगों को हम नज करें को वैक्सीन की तरफ आएँ? सर, हम उसमें कई तरीके अपना सकते हैं। पहला तो जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, और सोशल मीडिया ऐसे लोगों के द्वारा की जानी चाहिए जिन पर लोगों को विश्वास हो। दूसरा, हम जैसे लोकल लेवल पर जैसे कि हम अभियान चला सकते हैं, गांव-गांव में जैसे पोलियो के तहत हमने पल्स पोलियो अभियान चलाया था, वो चला सकते हैं। उसके अलावा हम एनजीओज का भी यूज कर सकते हैं, पंचायत स्तर पर पंचायत का भी, समिति का यूज कर सकते हैं और ग्राम पंचायत का भी इसमें यूज कर सकते हैं। तीसरा जो मुझे लगता है सर पर्सनल लेवल पर, जैसे हर गांव से हमारी गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ लोग हमेशा प्रशासन में होते हैं, तो हम उन्हें अपने जॉब एरिया के अलावा गांव की जिम्मेदारी दें जागरूकता के लिए, तो मुझे लगता है लोगों की एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी। ओके, जैसे हमारे पास 2 बूंद जिंदगी के ये स्लोगन Yes, था, sir. वैसे हम ला सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा है कि रनिंग फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। आप बता सकते हैं आज हमारे पास मेजर लाइफस्टाइल डिजीज़ कौन कौन सी हैं और रनिंग से हम या हेल्दी लाइफस्टाइल से किस तरह से उनके साथ डील कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा डिजीज़ बर्डन बनती जा रही है? सर, पहली जो मुझे लगता है कि बर्डन बनती जा रही है, मोटापे की बहुत ज़्यादा समस्या दे जा रही है। तो अगर सर हम रेगुलर रनिंग करते हैं तो उसमें हमें मोटापे में तो कमी मिलेगी, उसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो अभी देखी जा रही है, मेंटल हेल्थ का इशू काफ़ी देर आ जा रहा है, तो उसमें हमें काफ़ी संतुलन रनिंग की वजह से मिलता है। और इसके अलावा रनिंग से हमारी जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। जैसे डायबिटीज़, हाँ सर। लाइफस्टाइल की डिजीज़, हाँ, इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्या इस लाइन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई इनिशिएटिव्स या प्रोग्राम्स लाए हैं? यस सर। जैसे किसी का नाम जैसे बताएं। सर एक तो फिट इंडिया मूवमेंट है, हम्म। वो सर काफ़ी फेमस हो रहा है। उसके अलावा सर जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे हैं, उन गेम्स में भी जैसे रनिंग को या अन्य एक्टिविटीज़ को इसीलिए प्रमोट किया जा रहा है ताकि हम बेटर हेल्थ रख सकें लोगों की, बच्चों की। एजुकेशन के साथ साथ हम हेल्थ को भी उतना ही महत्व दें, क्योंकि उसकी वजह से उत्पादकता पे काफ़ी फर्क पड़ता है। हम फिट इंडिया मूवमेंट जैसी इनिशिएटिव्स को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं सो दैट लोग जो हैं वो आगे फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, बिना कोर्जन के, बिना फोर्स के? सर एक तो पहला तो यही कि लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि इस जो हमने प्रोग्राम चलाया इसका वास्तव में महत्व क्या है, तो उसकी वजह से लोगों का जैसे हॉस्पिटल की बजाय मुझे लगता है कि लोग रनिंग करना ज़्यादा पसंद करेंगे। दूसरा सर, जैसे समय समय पर जैसे अभी राजस्थान में सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए 21 दिसंबर को रन फॉर जयपुर अभियान चल रहा है, तो उसमें सर लोग इस तरीके से जागरूकता प्रोग्राम्स में इन्हें अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर चलाएं, डिस्ट्रिक्ट या फिर विलेज लेवल पे, तो लोग इसमें प्रमोशन अपने आप होंगे। उसके अलावा जैसे राजस्थान में एक ग्रामीण खेल प्रोग्राम और चला था, तो वो भी इसी पर्पज से चला था। तो मुझे लगता है कि सारे स्टेट्स में इस तरह के हम प्रोग्राम चला सकते हैं। ओके, आप राजस्थान से हैं, सर ने आपसे बॉर्डर के बारे में पूछा, तो Yes, इस पे sir. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी रहे हैं ग्रेजुएशन में भी, तो ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग और टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग से हम बॉर्डर के जो इश्यूज़ हैं, वहाँ जो बॉर्डर से ड्रग्स आते हैं, म्यूनिशंस आते हैं UAVs की वजह से, तो इनको कैसे चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट और इसके लिए क्या कर रही है?
सो दैट हम बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशंस और ड्रग या एमिनेशंस के आने को रोक सकें। सर ज्योग्राफी और टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे ज्योग्राफी का यूज करके, जैसे हम ज्योग्राफी के माध्यम से ये देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर तरीके से यूज हो सकती है। जैसे राजस्थान का मेजर एरिया प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे हम बाड़ लगा सकते हैं जैसे तारों की, उसमें टेक्नोलॉजी का ये यूज कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी को स्मार्ट फेंसिंग करें। तीसरा, हम रडार और ड्रोन के माध्यम से उस क्षेत्र का बेहतर सर्विलांस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। और सरकार इस बारे में ये कर रही है, जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है, उसके तहत उस क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रही है। और साथ के साथ लोगों में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता के लिए प्रोग्राम चला रही है, ताकि लोग उसमें सहयोग करें और ड्रग्स जैसी गतिविधियों में कम से कम शामिल हो। ओके, मेरा आखिरी क्वेश्चन, आपने लिखा है कि आप ग्रेजुएशन में आपका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट रहा। यस, आप बता सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल बायस कौन से होते हैं जिसकी वजह से हम सही पॉलिसी नहीं बना पाते हैं? सर स्टैटिकल बायस जैसे कई लेवल पर हो सकते हैं। जैसे पहला हो सकता है कि हम डेटा कलेक्शन के स्तर पर, जैसे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम एक सैंपल क्या रख रहे हैं। अगर हम कम सैंपल रख के कोई बड़ा परिणाम देखना चाहते हैं तो वहाँ ऑब्वियसली बायसनेस आ सकती है। दूसरा होता है जैसे हम डेटा को जब हम मैनेज करते हैं अपनी टेबल्स में, तो उस टाइम हमारा मैनेज करने का जो इंडेक्स बना रहे हैं उसमें हम किन किन हेडिंग्स को रख रहे हैं, और फिर जो हम डेटा रख रहे हैं उसमें व्यक्तिगत थॉट्स कितने काम कर रहे हैं, वो भी एक हो सकता है। और तीसरा, जो हम परिणाम के स्तर पर जो रिजल्ट देते हैं तो उसमें कितनी हमारी इंटीग्रिटी है और हम किन टेक्नोलॉजीज के बेस पे कर रहे हैं इवैल्यूएशन, वहाँ भी बायसनेस आ सकती है। ओके जितेंद्र, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। क्या जितेंद्र, यस सर। आपके इलाके से प्रमुख हाईवे कंट्री का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे गुजर रहा है यस सर। अलवर से। इसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताओ, 3 क्या मेजर सामाजिक आर्थिक प्रभाव इससे हुए हैं? सर इससे जब हाईवे बना था तो सोशली पहला इम्पैक्ट जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में रख सकते हैं, जैसे लोगों को भूमि अधिग्रहण की वजह से इस विस्थापित किया गया था, पहला ये। दूसरा सर जो हम इकोनॉमिक में रख सकते हैं, इकोनॉमिक में यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ने की वजह से जैसे लॉजिस्टिक लागत कम हुई है, उसकी वजह से हमें इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो खराब होने वाले प्रोडक्ट हैं उनको कम समय में जैसे दिल्ली की मंडी में भेजा जा सकता है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने की वजह से निवेश बढ़ने की काफ़ी संभावना है। और अभी हमने देखा है कि जैसे पिनान एक क्षेत्र है जहाँ पे उस हाईवे से कट निकल रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट इतनी प्रोग्रेस हुई है कि वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा, और भूमि की जो कीमत है काफ़ी हद तक बढ़ गई है। उसकी वजह से लोगों की इनकम में भी मुनाफा हुआ है। और बेहतर लोकल कम्युनिटी के लिए, जिन किसानों की ज़मीन गई है, उनके लिए और बेहतर फायदे होते, इसके लिए क्या किया जा सकता था? अभी तो एक एलिवेटेड हाईवे चला गया, पूरा क्रैश बैरियर लगा करके, यस सर। और 20-25 किलोमीटर के बाद जाके कट है, तो उस पूरे 20-25 किलोमीटर में जिन किसानों की ज़मीन चली गई, यस सर। उनके लिए तो एक हवाई पट्टी बन के चली गई। यस सर। और क्या बेहतर हो सकता था जिससे लोकल कम्युनिटी जिसकी ज़मीन गई है उसको और बेहतर फायदा हो सकता? सर इसमें हम ये कर सकते थे, जैसे जिन लोकल कम्युनिटीज़ की ज़मीन गई है उनका पुनर्स्थापना के लिए और साथ में साथ रोजगार के लिए कोई बेहतर विकल्प उपलब्ध करा सकते थे। जैसे कि हम उन्हें आसपास के क्षेत्रों में जैसे कोई जैसे होटल, उनमें रोजगार में उनको प्राथमिकता दी जाए जो लोकल कम्युनिटीज़ की ज़मीन गई है। उसके अलावा उन्हें एजुकेशन में कुछ बेहतर कर सकते थे, ताकि वो लोग केवल अपनी इनकम के बेस पे, इनकम सोर्स क्या होता है कि सर जैसे उन्हें एक बार में वहाँ पैसे दिए गए तो उन पैसों का कुछ भी यूज हो सकता है। ये नहीं कि उन पैसों को हमेशा पॉजिटिव यूज में ही लिया जाए, तो उन्हें पॉजिटिव यूज के लिए उन्हें कुछ बेहतर डायरेक्शन दी जा सकती थी। जैसे कि हम उनकी कुछ, अगर कोई स्टार्टअप में काम करना चाहे तो हम स्टार्टअप में कर सकते थे, और एजुकेशन में करना चाहे तो हम एजुकेशन सेक्टर में उन्हें बढ़ावा दे सकते थे। यदि सरकार इस एक्सप्रेस हाईवे के बनाने के साथ साथ यस सर।
इसके किनारे किनारे सर्विस रोड भी बनाती एट ग्रेड, यस सर। तो उससे इस इलाके में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक बहुत बड़ी गति नहीं मिल पाती। यस सर। जैसे लखनऊ से आगरा जो हाईवे बना है, यस सर। उसमें एक्सप्रेस हाईवे तो है ही, बट एंड्स में सर्विस रोड्स भी ऑल थ्रू, तो उससे Okay, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड लोकल कम्युनिटीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ है। अच्छा, चलो ये बताओ ERCP क्या है? सर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है सर। इसमें जो चंबल नदी है उससे एक नहर निकाली जा रही है जो कि ईस्टर्न राजस्थान के कुछ मेजर जिलों में पानी की, पेयजल की और सिंचाई की आपूर्ति, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका नया नाम क्या है? सॉरी सर, नए नाम के बारे में तो सर अब रिकॉल पढ़ लेना। ओके सर। सरकार ने नया नाम इसका बदल दिया है ओके सर। और उसी के तहत अभी मंजूरियां हुई हैं, क्योंकि बहुत रिलेवेंट है अलवर, दौसा, इस सब जिलों के लिए। ये बताओ कि राजस्थान में ट्रेडिशनली पानी एक चुनौती रहा है। यस कई इलाकों में कई महीनों तक हम लोग पानी स्टोर करके रहते रहे हैं। राजस्थान में ऐसे कौन कौन से ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन के तरीके थे, उनके बारे में बताओ। 3-4 ट्रेडिशनल तरीके डिफरेंट इलाकों में। सर खड़ीन जो कि पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः चलता है। एक सर पश्चिमी राजस्थान में टांका, और सर उसके अलावा एक जोहड़ और एनीकट और बावड़ी, ये मेजर हैं जो राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में चलती हैं। गुड। बीमारू राज्यों के बारे में आपने सुना है? यस सर। बीमारू यस सर। क्या है ये? सर बीमारू इसलिए कहा जाता है कि जो अन्य राज्य हैं भारत के, उनकी तुलना में कुछ राज्यों का सोशली और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तुलनात्मक रूप से कम है, इसलिए उन्हें बीमारू राज्य कहा जाता है। कौन से राज्य हैं ये? सर इसमें कुछ समय पहले, जैसे अभी तो एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन राजस्थान की गणना होती थी। उसके अलावा सर यूपी, बिहार, ये मेजर स्टेट हैं जिन्हें बीमारू राज्यों में गणना की। बीमारू पूरा बताइए। BIMARU। आपको मालूम है? थोड़ा सोचिए। BI बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा। यूपी। अच्छा यू है, सॉरी सर, सॉरी। ये कर्व ये सर। अच्छा, रशिया यूक्रेन वार पिछले 4 वर्षों से चल रहा है। यस सर। आपकी नज़रों में इसका कोई सॉल्यूशन है? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? क्या ये चलते रहना चाहिए या ग्लोबल कम्युनिटी को एफर्ट्स करके पीस अकॉर्ड लाना चाहिए, और कैसे आएगा पीस अकॉर्ड? सर ग्लोबल कम्युनिटीज को एक साथ आकर सर पीस अकॉर्ड लाना चाहिए, और सर पीस अकॉर्ड लाने के लिए सर हमें सबसे जो मेजर ज़रूरत है वो है रशिया और यूक्रेन में आपसी सहमति को बनाना। जैसे कि सर अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो पीस अकॉर्ड लाया गया था, उसमें हमने देखा था कि रूस का कुछ ज़्यादा फायदा तुलनात्मक रूप से देखा गया था। यूक्रेन उस पर सहमति के लिए पूरी तरह सहमत नहीं हुआ था, चाहे वो कैसे भी, लेकिन उसके लिए हमें संतुलित, जैसे यूक्रेन के लोगों की और संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए, और रूस की जो चिंताएं हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, उस क्षेत्र में पश्चिम देशों का किसी प्रकार का इंटरफेयर ना हो, उस पर सहमति बनाकर हम इसमें बेहतर सहमति बना सकते हैं। नहीं, यूक्रेन का क्या कंसर्न है? उसका कौन सा हित की उपेक्षा हो रही है? सर जो डोनाल्ड ट्रंप ने वो प्लानिंग लाई थी उसमें, या सर किसी और में? आप जो ग्लोबल एफर्ट हो रही है उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि उसमें यूक्रेन के कौन से हित की अनदेखी हो रही है? उस अकॉर्ड में जो सर यूक्रेन का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें काफ़ी संसाधन, जैसे डोनेटस्क क्षेत्र में संसाधन हैं सर, उन संसाधन जैसे कोयला से रिलेटेड, तो उन क्षेत्रों पर रूस को मान्यता देने की बात हुई थी उस अकॉर्ड में। देखो, जिस विषय पर जानकारी की कमी है उसको साफ मना करो, ओके है सर। ना? ये ऑलवेज बेटर होता है। सॉरी करके आगे बढ़ना चाहिए। जिसमें सीमित जानकारी है उसमें अंदाज से बोर्ड का समय जाया करना ठीक नहीं होगा, ये ध्यान रखा करो, है ना, आगे के लिए।
अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, यू आर फ्रॉम, आप किसान परिवार से है, यस सर। तो आपके यहाँ पर रबी में कौन सी फसल उगाई जाती है और खरीफ में कौन सी उगाई जाती है? सर रबी में मेजरली उगाई जाती है, गेहूं अधिक मात्रा में उगाया जाता है, उसके अलावा सरसों उगाई जाती है और चना, ये मेजरली उगाई जाती है, जो संक्षिप्त रूप में उगाया जाता है। और सर खरीफ में उगाई जाती है मेजरली बाजरा, उसके बाद ज्वार और मक्का, ये 3 फसलें मेजरली उगाई जाती है। उसके अलावा कभी कभी ढांचा भी उगाया जाता है। पर एकड़ यील्ड कितना है इन 2 मेजर क्रॉप रबी का और 2 मेजर खरीफ का? पर एकड़ यील्ड कितना है आपके इलाके में, अलवर जिले में? सॉरी सर, मुझे बीघा के हिसाब से मालूम है सर। बट सर- बीघा तो वेरिएबल यूनिट है, कहीं बीघा 3000 गज का स्क्वायर गज का होता है, कहीं पर 2500 का होता है। आपको एकड़ और हेक्टरेज में इसको रखना चाहिए, बिकॉज आप किसान परिवार से हैं। यस सर। तो प्रमुख फसलों की उपज पर एकड़ कितनी हो रही है, कॉस्ट ऑफ इनपुट क्या है, किसान को फ़ायदा कितना होता है, जो फार्मर्स की इनकम डबलिंग की बात कर रहे हैं उसमें कॉस्ट ऑफ इनपुट कम करके एमएसपी, ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरिटी के साथ रेडी। ओके सर। नहीं पर चलो आप बताओ, आपका जो यूनिट है उसी हाँ, बीघा में बता दो सर, बीघा में, 1 बीघा में। सर बीघा में जो गेहूं होता है वो सर 25 से 30 मन के बीच वेरिएबल करता है, अलग अलग। हाँ हाँ सर। और जैसे सर बाजरा होता है वो सर 20 मन के आसपास रहता है। 20 मन। हाँ। तो मन क्या मंडी चीज है? मन सर को 40 कैसे- किलो। मन को तो केजी में कन्वर्ट मन हाँ सर, मन 40 को किलो क्विंटल में में कन्वर्ट 1 करो। आप ये मन जो है इट इज नॉट यूनिवर्सल मेजरमेंट यूनिट थोड़ा नहीं सा है, उसको इसको क्विंटल में कन्वर्ट करो या किलो में करो, क्विंटल में कन्वर्ट या टन में, ताकि वो यूनिवर्सल रहे। ओके सर। ढैंचा किस लिए उगाते हैं? एक मिनट सर, ढैंचा किस लिए उगा रहे हैं वहाँ? सर ढैंचा नॉर्मली उसके 2 पर्पज होते हैं। एक तो सर उसकी जो पौधा होता है उसकी लकड़ी काफी मजबूत होती है, तो वो एक तो जैसे हम कुछ छप्पर वगैरह बनाते हैं उसमें काम आता है, दूसरा सर्दियों में वो जलाने के लिए काम आता है जीवाश्म ईंधन के, और तीसरा जो सर उनके जो उत्पाद होते हैं, बीज होते हैं, वो बेचने के काम आते हैं बाजार में, उनसे इनकम होती है। और कुछ? और सर नाइट्रोजन फिक्सर है ये। चौथा और प्रमुख वही है। नहीं सर, जैसे सर उगाने का पर्पज वहाँ पे उनको मालूम नहीं है। नहीं, बट जो पत्ते गिरते हैं उसके, हाँ सर। वो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन का काम करते हैं सॉइल का। सॉइल एनरिचमेंट। चलिए हेलो जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर ठीक महसूस कर रहा हूँ, शुरुआत में थोड़ी नर्वसनेस थी। पिछले सप्ताह में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिससे आपको अच्छा महसूस करा है, ठीक महसूस करा है? सर पर्सनल लेवल पर या फिर सर जो भी है, जो आप समझते हैं। पिछले सप्ताह? ऐसी कोई विशेष घटना तो नहीं हुई सर, मैं जनरली फैमिली के साथ रहता हूँ, तो सर ठीक है सर। ठीक है। आप ये बताइए कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना है? यस सर। अगर मान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को आईएएस बना दिया जाए, ठीक Yes, है, sir. वर्सेस ह्यूमन बीइंग, तो उस पर्टिकुलर जिले में आप क्या ऐसी चेंजेस महसूस कर पाएंगे जो एआई एज एन आईएएस बेटर कर पाएगा ह्यूमन एज एन आईएएस? जैसे कि सर एआई प्लानिंग के तौर पर, जैसे हम प्लानिंग में व्यक्ति एक ह्यूमन माइंड अगर कोई प्लानिंग करता है तो उस प्लानिंग में एआई प्लानिंग डेटा के बेस पर करेगा पूरी तरह, तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक प्लानिंग करेगा। दूसरा, अगर हम एआई को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके इवेल्युएशन करें और निगरानी करें तो ह्यूमन एरर आ सकता है, या फिर उसमें जैसे टाइम में वेरिएबिलिटी हो सकती है, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी के बेस पे अगर हम निगरानी करेंगे तो उसमें वेरिएबल आने की कम संभावना हो जाएगी। तो क्या हमें रिप्लेस कर देना चाहिए फिर एआई से? माफ कीजिए सर, लेकिन रिप्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर ह्यूमन, अगर हम एज ए आईएएस कहीं पर काम कर रहे हैं तो सर उसमें भावनाओं का काफ़ी महत्व होता है, लोगों की भावनाओं को समझे। हम हमेशा डिसीजन एक डेटा के बेस पर नहीं ले सकते, तो सर मानव का काम मानव को ही करना चाहिए, एक सहायक के रूप में हमें एआई को यूज करना है। ठीक है जितेंद्र, न्याय और शांति, जस्टिस और पीस, इन 2 विकल्पों में से आप कौन सा विकल्प चुनेंगे?
अगर एक तरफ जस्टिस हो एक तरफ पीस हो, व्हाट वुड यू चूज? सर मैं न्याय को चूज करूँगा। समझाइए। सर न्याय को इसलिए चूज करूँगा क्योंकि अगर सर लोगों के साथ हर तरीके से, हर सेक्टर में, जैसे सोशली, इकोनॉमिकली या फिर किसी अन्य तरीके से अगर न्याय होता है तो ऑब्वियसली शांति आ जाएगी समाज में। ठीक है। आप एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जी? यस सर। तो आपके आसपास के रीजन में या आपके रीजन में जहाँ से आप आते हैं, वहाँ से ऐसी कौन सी ट्राइबल प्रैक्टिस है जो विलुप्त हो रही है, जिसको आप बचाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी जनजातीय प्रैक्टिस है जो कि धीरे धीरे समय के साथ विलुप्त होती जा रही है, पर आप चाहते हैं उसे बचाना? वो कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है सर? जैसे कि सर हमारी ही जनजाति में एक मेजर, जैसे खेलने के लिए अलग अलग तरीके के यूज किए जाते थे। जैसे सर बचपन में धनुष बाण का यूज किया जाता था और नॉर्मली कुछ ग्रामीण खेल खेलते थे, जैसे कि सर सतोलिया हो गई या फिर सर एक टंगी बोलते हैं, वो खेलते थे। ये सब खेलों की जगह सोशल मीडिया ने ले लिए, जैसे मोबाइल फ़ोन ने बच्चों। मैं इन सबको बचाना चाहूँगा। ठीक है, और कुछ बेहतर आप कोई और प्रैक्टिस, और सर कल्चरल अभी प्रैक्टिस recall नहीं कोई कर पा रहा और? सर। ठीक है। एक और चीज़ कि आपने डैफ में मेंशन किया कि आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस यस सर। घूमने का पसंद है। तो ईस्टर्न राजस्थान जहाँ से आप आते हैं, वहाँ पे हिस्टोरिकल टूरिज्म उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है यस सर। कंपेयर टू वेस्टर्न राजस्थान की अगर आप बात करें या सेंट्रल राजस्थान में आप बात। तो आपने जैसे बांदीकुई से आपने स्कूलिंग भी करी, यस सर। तो क्या आप ऐसी कुछ 2-4 जगह बता सकते हैं ईस्टर्न राजस्थान में जहाँ पे हिस्टोरिकल टूरिज्म का अच्छा खासा पोटेंशियल है? सर पूर्वी राजस्थान में जी। सर एक तो पोटेंशियल, पहला पोटेंशियल जैसे सर अलवर में ही है। मेजर अलवर सिटी में पोटेंशियल को यूज नहीं किया गया है। एक तो बाला किला और मूसी महारानी की छतरी। उसके अलावा सर अभी आपने बांदीकुई की बात की थी, वहाँ सर एक आबानेरी बावड़ी है। सर वो अपनी इस वजह से विख्यात है कि उसकी सीढ़ियों की ये कहानी है कि अगर आप एक सीढ़ी से रास्ते से जाओगे और उनको गिनोगे तो सर आपको उनको हर बार गिनोगे तो उनकी काउंटिंग अलग ही गिनी होती है हमेशा। सर ये दो पोटेंशियल। ठीक है, ओवर टू यू। Okay, due to paucity of time, I'll just ask you one question. ओके सर। आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से ताल्लुक रहा है। यस। मैं आपको ये फ्रीडम दे रहा हूँ, ये आज़ादी दे रहा हूँ कि आप भारत भूमि की पूरे इतिहास में ट्रैवल कर सकते हैं। किसी भी किरदार को, पात्र को उठाकर आप यहाँ ला सकते हैं आज की स्थिति में। तो अब आप अपनी देश की कैबिनेट की संरचना कीजिए। प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, प्रेसिडेंट छोड़ दीजिए, किसको वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, जहाज रानी, शिक्षा, सपोजिंग चाणक्य को आपने वित्त मंत्री बना दिया, ओके सर। अब किसी और को भी लाइए। 1900 से पहले का होना चाहिए या समकालीन नहीं चाहिए। चलो बनाओ अपनी कैबिनेट, सर और बना पाए तो प्रधानमंत्री आपको बना देंगे। चलिए। शिक्षा मंत्री सर मैं कालिदास को बनाना चाहूँगा। ओके, बहुत बढ़िया, चलिए। सर रक्षा मंत्री सर मैं अशोक मान को बनाना चाहूँगा। और दो युद्ध करके अगर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो फिर तो शिक्षा मंत्री हो जाएंगे वे। नहीं सर, उन्होंने कभी भी युद्ध की नीति छोड़ी नहीं थी सर। उन्होंने शांति का रास्ता अपनाया था, लेकिन युद्ध की नीति कभी पूरी तरह त्यागी नहीं। उसके बाद भी युद्ध किया था, बिल्कुल सही। चलो और अब और बताओ। चलो, अशोक महान, जहाज रानी, सड़क परिवहन, कल्चर, महिलाओं का, महिला बाल उत्थान, जो भी आप मंत्रालय बनाओ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, सर हेल्थ का, एजुकेशन का। झाजरानी क्षेत्र में सर मैं राजेंद्र चौल को लाना चाहूँगा। चलो भाई, बढ़िया चॉइस है। और सर महिलाओं से संबंधित डिपार्टमेंट में
सर मैं श्रीमती सावित्रीबाई फुले जी को लाना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सर रोड सेक्टर में मैं सर शेरशाह सूरी को लाना चाहूँगा। शेरशाह सूरी को ले आओ। चलो, डिफेंस हो गया। वित्त मैंने हाँ सर आपने चाणक्य जी को दे दिया। अच्छा, रेवेन्यू तो दो चार विभाग और बांटो, दो चार और विभाग बांटो। इतने सारे हिस्टोरिकल फिगर्स तुम्हारा अटेंशन मांग रहे हैं। 76 कैबिनेट के लोग हैं छोटे मोटे स्टेट में, तुम तो 10 पे थक गए। सर रिवेन्यू में मैं सर जो बेहतर लगा था मुझे सर मोहम्मद बिन तुगलक का लगा था। ओके। और सर अकबर ने उसी में इम्प्रूवमेंट किया था, अकबर का बेहतर था, लेकिन सर मैं शुरुआत उन्होंने की थी तो इनोवेटिव रूप में उनको लाना मान लिया, चुन तो तुम रहे हो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। चलो और बताओ। कल्चर, एक्सटर्नल अफेयर्स, हेल्थ सेक्टर में सर मैं चरक। ओके। एक्सटर्नल अफेयर्स किसको करोगे? विदेश मंत्रालय सर मैं टीपू सुल्तान। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई बच गया? सर काफी बचे हुए हैं, अभी रिकॉल नहीं कर बताओ। टूरिज्म, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, एजुकेशन हो गया ना? हाँ सर एजुकेशन। हाँ, कालिदास शुरू किया। बहुत चलो बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि आप सहज बहुत हैं। शुरू से आप कह रहे हैं कि नर्वस हैं, हमें प्रतीत नहीं होने दिया। सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि जो हमने नोटिस किया, मैंने कम से कम, कि आपका हाथों का जेस्टिकुलेशन काफ़ी बाद में आपके हाथ खुले हैं। शुरू में जमे हुए थे, बाद में जैसे जैसे आप ज़्यादा स्वाभाविक होते गए, आपकी हरकतें भी बढ़िया होती हैं। सर हाथ खुलते हैं तभी माइंड से आइडिया आ जाते हैं। हाँ तो खोलिए। शुरुआत में थोड़ी नर्वसनेस रहती है। हाँ तो ठीक है। अब आपका बहुत बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही रहिए। ये नहीं कि अब घर जाके सो जाएं। कब है आपकी? सर डेट नहीं है अभी। तो अभी आपके पास वक्त है। देखिए कुछ 2-4 नॉलेज गैप्स हैं जिस पे मैं अभी तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स में खास तौर से। ओके सर ने भी 2-4 चीज़ें पूछी, मैंने वो पढ़ा था लेकिन रिकॉल नहीं कर अरे भाई रुको, डिफेंसिव मत हो, अभी फीडबैक दे रहा हूँ। आप पढ़ते रहिए रोज़ाना का। जो असली चीज़ है वो न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ का एनालिसिस है। ठीक है। ये तो हर कोई जानना चाहता है कि क्या हुआ। आपका एज ए कैंडिडेट काम है ये पता करना कि क्यों हुआ। ठीक है सर। क्यों असली शब्द है ये। ओके सर। एनालिसिस आप ज़रूर पढ़िए। अखबारों के दरमियान वो जो आता है ना सेंटर बोर्ड में, वो ज़रूर पढ़ते रहिए और आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा 2-1 दफ़े और आइए। अगर कोई और चीज़ रह गई है तो हम उस पर एड्रेस करेंगे। ओके, ठीक है सर, प्लीज़ बताएं आप। नहीं, बहुत ही अच्छा है, कॉन्फिडेंस है, पूरा क्लैरिटी है थॉट का, और जिस क्वेश्चन में डाउट है उसको साफ साफ हम्बली मना कर दो। ग्रे एरिया में जाने की जरूरत नहीं है। ओके सर। फंस होने जाना आवश्यक। और बाकी कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर, प्लस आपके इस डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ लिखा हुआ है उस सब पर थॉरो प्रिपेयर्डनेस, पॉइंट वाइज रिप्लाई दिमाग में रहना चाहिए कि कोई भी इशू आए तो उस पर ये 3 पॉइंट मुझे बोलना है। ओके सर। तो लिख लो, 10-5 बार लिख लो। मैं छोटा सा एक सुझाव और दूंगा। देखिए डैफ को उठाइए। यस आपने ऊपर से ईमेल लिखा है ना आपने? यस सर। ईमेल क्या होता है? कहाँ से शुरू हुआ? मोबाइल नंबर 10 डिजिट का क्यों होता है? पिन कोड 6 डिजिट का क्यों होता है? ओके सर। आपके डैफ पे जो कुछ है उसमें से 4-5 सवाल हो सकते हैं। ठीक। तो खुद अपने आप की ग्रिलिंग करो, ठीक है। अपनी परीक्षा खुद लो। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, कोई भी खुराफाती आदमी क्या पूछ सकता है ना? इस तरह मान के चलो, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, पार हो जाओ बड़े आराम से। पॉजिटिव तो सब पता होता है, नेगेटिव पता नहीं होता। बस नेगेटिव के ऊपर तैयारी कर लो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए सर। थैंक यू।
ओके, बहुत बढ़िया।